तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कुछ इविल फायर फॉरवर्ड बर्ड्स ने एल्डर वू और मास्टर युआनजी पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गए थे। और दूसरी तरफ मास्टर युआनजी और उसके दो डिसाइपल्स वो उस डीमन क्वीन के कब्जे में आ गए थे, जिसके बाद डीमन क्वीन ने उन्हें अपने इविल मॉस्किटो कंट्रोल करके अपना गुलाम बना लिया था। और फिर अगले सीन में हमें दोबारा से उस डीमन क्वीन को दिखाया जाता है। वो अपनी एनर्जी से कुछ और इविल मॉस्किटोस को रिलीज करती है, जो कि जंगल में हर तरफ फैल जाते हैं। और वहीं पे हमें कुछ और वॉरियर्स को भी दिखाया जाता है, जो कि जंगल में कहीं जा रहे थे। तो वो डीमन क्वीन अपने इविल मॉस्किटोस के जरिए उन सभी पर अटैक्स कर देती है और उन सबको अपने कंट्रोल में कर लेती है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक बहुत बड़ी फौज बना रही थी। और दूसरी तरफ हमें मास्टर युआनजी को दिखाया जाता है, वो अभी भी उस रेड लोटस की पावर को एब्जॉर्ब कर रहे थे। और इस तरफ जंगल में मौजूद हर एक बंदे पर वो इविल मॉस्किटोस हमला करके आहिस्ता आहिस्ता सबको अपने कंट्रोल में करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद देखते ही देखते वो डीमन क्वीन अपनी एक पावरफुल वॉरियर पूरी एक आर्मी बना देती है। जिसके बाद डुशुआन पीक में हर जगह खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है और सारे ही डिसाइपल्स एक जगह जमा हो जाते हैं। और फिर इमोर्टल वांग किंग सबके सामने आकर कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने डुशुआन पीक को अपनी सांस के आखिरी दम तक डिफेंड करूंगा। जितने भी डिसाइपल डुशुआन पीक से बाहर गए हुए थे वो सब के सब आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू हो जाते हैं। उनमें से बहुत सारे डिसाइपल्स ऐसे थे जो कि सिर्फ बेसिक लेवल के थे और कुछ डिसाइपल्स सिर्फ मेटा इमोर्टल रियलम में थे। अब इस जंग में न जाने कितने ही लोगों की मौत होने वाली थी, क्योंकि उनका सामना बहुत ही पावरफुल डीमंस के साथ होने वाला था। मगर डुशुआन पीक के सभी डिसाइपल्स कसम खाते हैं और कहते हैं कि हम अपने आखिरी दम तक डुशुआन पीक को डिफेंड करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान देनी ही क्यों न पड़े। और फिर सेक्ट मास्टर सब लोगों से कहता है कि हमें अपने डुशुआन पीक के चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर बनाना होगा। ये कहने के बाद सारे ही एल्डर्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं, जिसके जरिए वो लोग एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन को फॉर्म करके उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हैं, जो कि डुशुआन पीक को चारों तरफ से कवर कर लेती है। और फिर अगले सीन में हमें एक और मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक पहाड़ पर अकेला खड़ा हुआ था। और दूसरी तरफ हम लोग चेंग शाओ को देखते हैं, वो भी डुशुआन पीक से काफी दूर आकर खड़ा हुआ था। वो कहता है कि उन ब्लैक मॉस्किटोस को हराने के लिए मुझे अपने पेपरमैन की एक फॉर्मेशन बनानी होगी, जो कि उन सभी इविल मॉस्किटोस को डिफेंड कर सके। ये कहकर वो अपनी एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और कहता है कि मुझे पेपरमैन की एक आर्मी बनानी होगी और मुझे उन सबको 5 हिस्सों में डिवाइड करना होगा, जिनमें सबसे पावरफुल से लेकर सबसे वीक वॉरियर भी होंगे। वो 5 ऐसी टीमें बनाता है जिनमें घोस्ट, गॉड्स, हेवन, अर्थ और ह्यूमन लेवल के वॉरियर्स होते हैं। चेंग शाओ उन सभी डीमंस के डुशुआन पीक पहुंचने से पहले ही उन सब लोगों को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे पेपरमैन बनाए थे जो कि अपने आप को कभी भी चेंज कर सकते थे, यानी कि वो कभी भी पेपरमैन से एक ह्यूमन फॉर्म में भी आ सकते थे। ये कहने के बाद वो अपने सभी पेपरमैन को डुशुआन पीक के चारों तरफ फैला देता है और कहता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेरे पेपरमैन डुशुआन पीक को अच्छे से डिफेंड कर पाएंगे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो सारे ही डीमंस बहुत ही तेजी के साथ डुशुआन पीक की तरफ आगे बढ़ रहे थे और उन्हें आता हुआ देखकर वो सारे ही पेपरमैन से एक्टिवेट हो जाते हैं और पहले ही अपना जाल बिछा लेते हैं। और दूसरी तरफ चेंग शाओ दूर बैठकर उन सब लोगों को मॉनिटर कर रहा था। वो डीमंस जैसे ही उनके करीब पहुंचते हैं तो वो सारे पेपरमैन उन लोगों पर साइकेट्रिक ड्रग से अटैक करते हैं, जो कि उन लोगों के चारों तरफ फैल जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे डीमंस गिरकर बेहोश हो जाते हैं और कुछ वहाँ से भाग जाते हैं। देखकर कहता है कि शुक्र है कि मैंने 3 हेडेड वेब स्पाइडर को पहले ही इंस्टॉल कर दिया है, अब मुझे हर पल की खबर मिलती रहेगी। चेंग शाओ की ये पहली आर्मी पॉइजनस गैस बनाने में माहिर है और ये अपने दुश्मनों पर बहुत सारी फॉर्मेशन से भी हमला कर सकती है। और ये सिर्फ चेंग शाओ की फर्स्ट लाइन एज आर्मी है, जो कि वहाँ मौजूद सभी डीमंस पर फायर एनर्जी अटैक्स करके उन्हें पूरी तरह से खत्म करना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते वहाँ मौजूद हर एक डीमन का नाम और निशान मिटा देते हैं, जिस पर चेंग शाओ भी काफी खुश होता है और कहता है कि मैंने इस डीमन ग्रुप को तो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, मगर दूसरी तरफ बहुत बड़ी डीमन आर्मी डुशुआन पीक की तरफ आगे बढ़ रही है। ये कहने के बाद वो एक पेपर गर्ल को बनाता है और कहता है कि इन सभी डीमंस की बॉडीज को मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। वो पेपर गर्ल सीधा उस जंगल में जा पहुँचती है और एक
रियल गर्ल के फॉर्म में आ जाती है और वहाँ जाते ही वो उन सभी डीमंस की बॉडीज को पूरी तरह से जलाना शुरू कर देती है ताकि वो लोग दोबारा से जिंदा ना हो पाए। इतने में अचानक एक इविल मॉस्किटो उसकी गर्दन पर आकर काटता है, मगर उसका उस पर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि वो लड़की इंसान है ही नहीं। वो उस मच्छर को मसल देती है, जिस पर डीमन क्वीन भी हैरान रह जाती है और कहती है कि ये वॉरियर है कौन, इसके अंदर तो प्रिमोडियल स्पिरिट है ही नहीं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मास्टर युआनजी को, जो कि अब पूरी तरह से एक गोल्डन इमोर्टल बनने वाला था। और इस तरफ चेंग शाओ को उसका मैजिक मिरर बताता है कि डीमन आर्मी डुशुआन पीक से 300 मील दूर है और सीधा डुशुआन पीक की तरफ ही आगे जा रही है, जिस पर चेंग शाओ कहता है कि ये सब के सब नॉर्थ वेस्ट की तरफ से हमला कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि वो एविल मॉस्किटोज उन सभी डीमंस को अपने कंट्रोल में करने के बाद उनसे हमला करा देते हैं, जिस पर चेंग शाओ कहता है कि ये सब के सब जैसे ही उन एविल मॉस्किटोज के कंट्रोल में आते हैं ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एविल मॉस्किटोज इनके दिमाग के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं। मगर फिर अचानक वो मैजिक मिरर उसे बताता है कि वो आर्मी डुशुआन पीक पहुंच गई है, जिस पर चेंग शाओ भी हैरान रह जाता है और कहता है कि ये इतना जल्दी कैसे पहुंच गए। वो पूरी की पूरी डीमन आर्मी एक डीमन स्मोक के साथ तेजी से डुशुआन पीक की तरफ आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग उस शील्ड से टकराते हैं तो वो पूरी तरह से जलकर राख हो जाते हैं और अंदर से खड़े हुए वॉरियर्स उन पर एनर्जी अटैक्स करके उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। डीमन आर्मी जो कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी तो वो एरे उन्हें जला रहा था और दूसरी तरफ वो वॉरियर्स भी उन पर अंदर से हमला कर रहे थे, जिसके बाद वो सारे के सारे डीमंस पीछे हट जाते हैं और डीमन क्वीन अपने कुछ पावरफुल वॉरियर्स को आगे ले आती है। वो सब के सब एक ग्रुप में वहाँ मौजूद जितनी भी एनर्जी होती है उस सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो बैरियर कमजोर पड़ने लगता है और डुशुआन पीक का मेन गेट वो भी टूटना शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ वो वॉरियर्स उस सारी एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी को एक साथ रिलीज करके उस डुशुआन पीक के बैरियर को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जिस पर चेंग शाओ को भी पता चल जाता है कि उनका बैरियर अब टूट चुका है। उस बैरियर के टूटते ही डीमन आर्मी पूरी तरह से अंदर घुस जाती है और एक एक वॉरियर पर हमला करना शुरू कर देती है और इस तरह इन दोनों आर्मीज के बीच में जंग छिड़ जाती है। जो जिसके सामने आता है वो उसे मारना शुरू कर देता है। ये देखकर सेक्ट लीडर कहता है कि हमें यहाँ पे एक और फॉर्मेशन एरे बनाना होगा। ये कहने के साथ ही सारे ही मास्टर्स एक जगह इकट्ठे होकर दोबारा से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं, जो कि पहले वाले के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल होती है। ये फॉर्मेशन जैसे ही एक्टिवेट होती है तो सभी डीमंस उस फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और उन लोगों को फॉर्मेशन बनाने से रोकते हैं, मगर उनके पहुंचने से पहले ही वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी थी और सारे के सारे डिसाइपल्स उस फॉर्मेशन बैरियर के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग मास्टर की युआन को देखते हैं। वो उन डीमंस को देखते ही कहता है कि चलो हम भी इनके खिलाफ फाइट करते हैं। वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो पीछे से चेंग शाओ एक साइकेडेलिक ड्रग उसकी तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से मास्टर वहीं पर ही बेहोश हो जाता है और लिंगर कहती है कि मास्टर प्लीज माफ कर दीजिए, आप चेंग शाओ से ज्यादा ताकतवर नहीं हैं। और दूसरी तरफ चेंग शाओ कहता है कि मास्टर इस मर्तबा कुछ बहुत बड़े डीमंस आने वाले हैं, जो कि रियल इमोर्टल या फिर गोल्डन इमोर्टल्स भी हो सकते हैं और आप एक टर्बिड इमोर्टल हैं जो कि बहुत ही आसानी से उनका शिकार बन जाएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो जाए। जिसके बाद दूसरी तरफ हम लोग इमोर्टल वांग किंग को देखते हैं। वो अपनी सोर्ड लेकर एल्डर वू के साथ बाहर आ जाता है और आते साथ ही वो लोग डीमंस पे हमला शुरू कर देते हैं और उनके साथ कुछ और सीनियर डिसाइपल्स भी होते हैं जो कि उस बैरियर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ वॉरियर्स डीमंस को सीधा उस शील्ड की तरफ थ्रो करते हैं ताकि वो लोग उससे टकराते ही जल जाएं। इतने में हम लोग वहाँ पर एक और पावरफुल वॉरियर को देखते हैं जो कि डीमंस का काफी अच्छे से मुकाबला कर रहा था। इतने में अचानक एक डीमन पीछे से आकर उस पर हमला करता है और उसे बुरे तरीके से इंजर्ड कर देता है, मगर वो वॉरियर हार मानने वाला नहीं था। वो दोबारा से पीछे पलटकर उस पर अपनी सोर्ड से अटैक करके उसे खत्म कर देता है। और फिर हम लोग इमोर्टल वांग किंग को देखते हैं जो कि अपनी एक बहुत ही पावरफुल फायर फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, जिससे वो फायर एनर्जी अटैक की बौछार कर देता है, जिससे एक एक डीमन टकराते ही जल जाता है। और फिर इमोर्टल वांग किंग फायर टोर्नेडो जनरेट करता है, जिससे आसपास के जितने भी डीमंस होते हैं उन्हें वो जलाकर राख कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।